अपराजिता के तीसरे भाग में आगे सुनिए कि क्या हुआ। दामी उपहार के हाथ में आते ही भजन अबोध शिशु सा किलक उठता था। कहीं भी कोई अच्छा कपड़ा आरती देखती तो चट से भजन के लिए खरीद लेती। चेक की न जाने किन किन संकरी गलियों में घूम वह उसके लिए चिकन के जालीदार कुर्ते बनवाती। कहीं से कारचोबी के नागरा बनवा लाती और कहीं से कोल्हापुरी चप्पलें। पत्नी की कलात्मक सुरुचि बेजोड़ थी और उसी का संस्पर्श उसके मोम की डली से पति को भी लग गया था। कॉन्वेंट शिक्षिता आरती की त्रुटिहीन उच्चारण ही भजन की जीवा पर नहीं उतरा। उसके अदब, कायदे, नम्रता, शिष्टाचार की छाया भी उसे निरंतर अपने आरक्षण में घेरे साथ साथ चलने लगी थी। आरती की दृष्टि में उसके पति का सबसे बड़ा आकर्षण था नारी मात्र के प्रति उसकी उदासीनता। उसकी मित्र पत्नियां मिलने वालियों में एक से एक आकर्षक, मुखरा, चपला और वशिया थी, किंतु मजाल थी कि कभी भजन उनसे हंसी चुहल तो कर ले। नारी रूप की प्रेरणा शक्ति उसके भोले महादेव का कभी स्पर्श भी नहीं कर पाती थी। उसका संसार, उसका प्रणय, निवेदन केवल अपनी रौबदार पत्नी तक ही सीमित था। वही उसकी एकमात्र उपास्य थी और वह उसका एकमात्र उपासक। जब तक सास जीवित रही, आरती की त्रुटिहीन सेवा के बावजूद उससे असंतुष्ट ही रही। हम तो उसी दिन जान गई थी जब बचवा उन्हें ब्याह के लाए थे। ऐसा आरती की सास का कहना था। वो कहती थी, अजी कुछ जनानी लकार हो तो गोद भी भरे। वैसे बचवा उसे अपने मन से ब्याह कर नहीं लाए थे। उनके दूरदर्शी पिता ने ही उन्हें वह उपहार स्वरूप भेंट किया था। आकंठ कर्ज में डूबे मुंशी जी का वह अकर्मण्य मंद बुद्धि पुत्र कई असफलताओं के पश्चात ग्रेजुएट बन पाया था। फिर पिता के ही एक मित्र ने उसके लिए वनस्पति फैक्ट्री में एक छोटी मोटी नौकरी भी ढूंढ दी थी। जब कर्जदारों ने मुंशी जी के द्वार खटखटाकर कुंडी का लगभग उन्मूलन ही कर दिया था और गिरवी पड़े मकान की कुर्सी का भय उन्हें बुरी तरह त्रस्त कर रहा था, तभी यह रिश्ता आया था। पहले तो वो चौंके, फिर उनका विवेक जागृत हो गया। रिश्ता उन्हें मंजूर था, पर तगड़े तिलक के अतिरिक्त अपने सुदर्शन पुत्र की अंतिम नीलामी बोली में वह चाहते थे कि समधी उनका पूरा कर्ज उतार बंधक पड़ा पुश्तैनी मकान भी छुड़ा दे। आरती के पिता अवकाश प्राप्त जिलाधीश थे, किंतु अवकाश प्राप्ति पूर्व नौकरी ने उन्हें जिन जिन जिलों का सम्राट बनाया, वहां वहां से उन्होंने महमूद गजनबी की सी भी हृदयहीनता से लूट पाट यथेष्ट समृद्धि बटोरी थी। फिर आरती उनकी एकमात्र संतान भी थी। यह विधाता का सरासर अन्याय था कि पुत्री के चेहरे को वह सामान्य सा लावण्य भी प्रदान न कर सके। नहीं तो आज पढ़ी लिखी पुत्री को उन्हें ऐसे बहाना पड़ता। सुदर्शन जामाता के कमनी चेहरे पर रीछ कर ही उन्होंने यह रिश्ता भेजा था। बुढ़ा डायबिटिक था और बुढ़िया को दिल का पुराना रोग था। आखिर सास ससुर कितने दिन जिएंगे। ईश्वर ने चाहा तो कुछ ही दिनों में बेटी का मैदान साफ हो जाएगा और वे भजन को गृह जमाता बना अपने गृह का स्थायी सदस्य बना लेंगे। किंतु जब उनकी काल्पनिक योजना साकार हुई तो उनके भजन को स्थायी सदस्य बनाने के सपने मिट्टी में मिल गए। माता पिता को एक साथ ही ट्रेन दुर्घटना में खोकर आरती विक्षिप्त सी हो गई थी, किंतु कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उसने आज तक कभी हार नहीं मानी थी। ससुराल का बेढंगा मकान बेच उसने पिता की कोठी को किराए पर उठा दिया। फिर पति की नाम मात्र की नौकरी छुड़वा उसे साथ लेकर वह अपनी नौकरी संभालने चल दी। भजन का वास्तविक कायाकल्प उसके इसी निरंकुश राज्यकाल से आरंभ हुआ था। उसकी अप्रतिम खिसियाई हंसी को बरबस धारण कराए गए मौन व्रत ने मिटा दिया। अकारण ही गुनगुनाहट और बीच बीच में कंधे उचकाने के बद अभ्यास को भी रौबदार पत्नी की कनखियों की मार ने सदा के लिए मुक्ति दिला दी। यही नहीं, रात रात पढ़ाकर आरती ने उसे न जाने कब एमए की परीक्षा में ठेल ठाल कर उत्तीर्ण करा दिया। फिर तो अपने मित्र मंडली में वह अपने पति का परिचय पठन पाठन प्रेमी विद्वान के रूप में देने लगी। इन्हें क्या कभी अपनी रिसर्च से फुर्सत मिलती है? जब देखो तब मोटी मोटी किताबें लिए किसी कोने में बैठे रहते हैं। वास्तविक एकदम
वास्तविकता एकदम उसके कथन के विपरीत होती। बेचारा भजन कोने में स्वेच्छा से नहीं बैठता था, उसे बैठा दिया जाता था, जिससे आरती की बौद्धिक गोष्ठी के बीच वह कहीं अपना कोई सस्ता सा चुटकुला न सुना बैठे। एक दो बार वह आरती को उसके मित्रों के सम्मुख ऐसे चुटकुले सुनाकर बुरी तरह अपदस्थ कर चुका था। आरती एक लोकप्रिय वरिष्ठ अफसर थी। आए दिन उसके यहाँ गोष्ठी जमती। उसकी मौलिक परिहास प्रियता, आनंदी स्वभाव, उदार मेजबानी उसकी गोष्ठियों को और भी मधुर बना देती थी। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में सुनिए कहानी का चौथा भाग। नमस्कार।